गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स फिजिक्स के एक ब्रांच और जिसकी एक सब डिविजन है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बिना उसके वजह को जाने, उसके कॉज से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ मोशन से लेना देना है। ठीक है। और काइनेमेटिक्स के ही 3 हिस्से हैं। यहां लिख देती हूं मैं कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन without consideration of the cause। ठीक है। काइनेमेटिक्स के फर्दर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मोशन इन 1 डायमेंशन की बात की जाती है, सेकेंड हिस्से में मोशन इन 2 डायमेंशन की बात की जाती है, एंड थर्ड हिस्से में मोशन इन 3 डायमेंशन की बात की जाती है। मोशन इन 1 डायमेंशन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपके बुक का 3rd चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड मोशन इन 2 डायमेंशन यानी कि मोशन इन अ प्लेन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन। एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, दैट इज रोटेशनल मोशन, जो कि आपकी बुक का 7th चैप्टर है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे सबको, लेकिन आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मोशन इन अ प्लेन। ओके। जब मोशन इन 1 डायमेंशन की बात होती है, यानी कि आपका कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो या तो वो इस तरफ मूव कर सकता है या वो इस तरफ मूव कर सकता है। यानी कि अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है तो ऑटोमेटिकली इसकी ऑपोजिट वाली डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी, है ना। बट जब हमारा ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव करता है, 2D में मूव करता है, तो वो कहीं भी हो सकता है, किधर भी हो सकती है उसकी डायरेक्शन, इधर 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 इधर, कहीं पे भी। मतलब 2 डायमेंशन में मोशन किधर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं बचपन से, वो सिर्फ 2 डायरेक्शंस को लेकर हमने बात की है। अब तक हमने कभी भी बहुत सारे डायरेक्शंस को लेकर बात नहीं की। जिस तरह से 2D में बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, इसी तरह 3D में भी बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं। 3 डायमेंशन में भी बहुत सारे डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है। लेकिन हालांकि हमें अभी मोशन 3 डायमेंशन में तो नहीं पढ़ना है, 2 डायमेंशन में पढ़ना है। तो 2 डायमेंशन के मोशन को पढ़ने के लिए हमें इन डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में भी पिक्चर क्लियर रहे कि हम लोग आगे किस किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत उलझन भरा लगता है कि कभी वेक्टर पढ़ रहे हैं, कभी फिर मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि मिक्स हो गई हैं, लेकिन मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी लेकिन यूजफुल रहेगी इंशाल्लाह। मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है हमें? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को ऐड क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है।
वेक्टर का रेजोल्यूशन किसको कहते हैं और किस तरह से हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। एंड लास्ट इज वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत क्यों है, और जब क्यों का हमें जवाब मिल जाएगा तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग करेंगे ताकि वेक्टर्स के बारे में आपको समझ में आ जाए, आइडिया मिल जाए कि हाँ वेक्टर्स क्या होता है, किस तरह से वेक्टर्स के साथ काम करना है। और वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ना तो बहुत जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी आई मीन वेक्टर्स के बारे में, क्योंकि पूरे फिजिक्स में मोशन ही मोशन है ना। और 11th की फिजिक्स जो है वो आपकी ज्यादातर मैकेनिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स का बेसिकली मतलब क्या है और उनको हमें कैसे उनके साथ काम करना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। अब देखिए इसमें हमने ये पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है 3rd चैप्टर में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। बट हम यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, इन 2D मतलब 2 डायमेंशन में इनको हम कैसे रिलेट करें, क्या मतलब होगा, मतलब तो वही होगा लेकिन 2D में हम किस तरह से समझेंगे इन सारे फैक्टर्स को या इन सारे टर्म्स को या इन टॉपिक्स को, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद एक नई चीज आपको सुनने को या समझने को मिलेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, लेकिन खैर इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इतना सा हमारा चैप्टर है और इसको पढ़ने के लिए हमें ये चीजें देखनी है। बहुत सब्र के साथ सुनिए और पढ़िए और एंजॉय करिए लेक्चर को, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें सब टॉपिक कह सकते हैं इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्या, और ये बेसिकली इसके बारे में आपको पता पहले भी होगा, आपने 9th में या इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको भी मेजर किया जा सके, है ना, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मैं लिखती हूं यहां पर, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी, जिन भी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि एक और होती है लेकिन उसके बारे में पढ़ना नहीं है अभी, टेंसर क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, क्या है ये, इसके बारे में हालांकि बात करनी नहीं है, तो इसके बारे में भी बात नहीं करनी है। हमारा जो मतलब है वो सिर्फ इससे है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, और जैसे कि अभी इनिशियली मैंने आपको बताया, यहां पर डायरेक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड तो चलिए हमें पता लग जाएगा, है ना, कोई भी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उससे हमें मैग्नीट्यूड का अंदाजा मिलेगा, मगर डायरेक्शन का अंदाजा कैसे मिलेगा, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है हमारी क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। वो डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ही बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन यही है, जो कि आपको पहले भी पता था, है ना। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। तो हमारा अब सेकंड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड
represented by an arrowhead। अब ये arrowhead क्या चीज है? मतलब सर के ऊपर एरो लगा देना। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इस ए के सर पे एक एरो बनाना है और इस तरह से बनाना है, मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट के डायरेक्शन में जाना है और एक एरो बना देना है। तो इस एरो को बोलते हैं एरो हेड, ठीक है। इसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि आप उस क्वांटिटी के सर के ऊपर एक एरो बना दें या एरो हेड बना दें। इसको पढ़ा कैसे जाता है? रीड एज वेक्टर ए, ठीक है। इसी तरह बी एक क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर भी एक एरो हेड बना दिया, मतलब सर के ऊपर एक एरो बना दिया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर बी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इस एरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो एरो या फिर एरो हेड है, ये जो एरो हेड है, इसका ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको कहा जाता है टेल, और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन भी है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ अ वेक्टर। और जो हेड है वो क्योंकि एंडिंग पॉइंट है तो इसको टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है, मतलब उनके दिमाग में कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर मैंने एरो इस तरफ बनाया है तो इसका मतलब मेरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। अब अगर मुझे मेरे वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को इधर के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। नो, ऐसे नहीं बनेगा। हमेशा हर हाल में रिप्रेजेंट इसी तरह से किया जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं पे भी आपको किसी भी क्वांटिटी के सर के ऊपर एक एरो दिख गया या एक एरो हेड के साथ आपको एक क्वांटिटी दिख रही है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके एरो से हम उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, हमारा जो सब पॉइंट है या सब टॉपिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मतलब कि वेक्टर की लेंथ। इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ अ वेक्टर। अब क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है किसी वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे पता लगाना है तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी है ये मुझे बताएगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी इतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। जितना बड़ा ये वेक्टर होगा उतना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा, जितना छोटा ये वेक्टर होगा उतना ही कम उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर का। वेक्टर को मैंने एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है, मैंने इतना सा वेक्टर बनाया, इसका मतलब इस वेक्टर की का मैग्नीट्यूड जो है वो इतना ही है। अब ये मेजर करने पे कितना भी आए, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कितना भी आए, ठीक है। अगर मैंने बड़ा बनाया होता इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, छोटा बनाया होता तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम होता। आई होप कि क्लियर है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वेक्टर का लेंथ। अच्छा, मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें पता है कि हमें वेक्टर के ऊपर एक एरो हेड बनाना है, एक क्वांटिटी के ऊपर एक एरो हेड बनाना है। इसी तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉड का सहारा लेते हैं। मॉड आपने पहले भी कभी नाम सुना होगा इसका, या मॉड्यूलस कह सकते हैं।
वेक्टर ए के बाहर एक मॉड लगा देंगे, इसका मतलब ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। इसी तरह अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कई बुक्स में बिना मॉड के साथ लिखा होता है, मतलब खाली इस तरह से, कोई एरो हेड भी नहीं लगा हुआ, कोई मॉड भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ही है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जिस तरह से हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, वेक्टर किसी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो हेड लगा के, हमने ये पढ़ा। लेकिन बुक्स में कई बार ये एरो नहीं बने हुए होते हैं। क्या क्या किया होता है बुक्स में, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको एक बोल्ड लेटर से लिख दिया जाता है। मतलब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ए मेरा वेक्टर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब बुक क्या करेगी कि वो उसको बिना एरो हेड के लिखना चाहती है तो वो उसको बोल्ड करके लिखेगी, ऐसे करके थोड़ा सा डार्क डार्क दिखेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको कई जगह दिख जाएगा ऐसे। इसका मतलब वेक्टर ए ही है, मतलब ये बराबर है वेक्टर ए के, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, बात बराबर है। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखा है अगर, तो इस तरह से भी लिखा जाता है और बिना एरो हेड के इस तरह से भी लिखा जाता है। तो कई बार हम लोग भी कई बार मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखेंगे और कई बार खाली ऐसे भी लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एरो हेड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला टाइप है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता हो। क्या मतलब है इस बात का, अभी बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब मैं कार तो नहीं बनाने जा रही, मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो कहां पे फोर्स अप्लाई किया, यहां पे। हमें पता था कि कौन सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होने वाला है, यानी कि हमें या हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसको कहा जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से हम कार के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई भी वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो या हमारे पास हो, और या फिर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आया होगा कि अभी तो मैम ने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वेक्टर का एंड पॉइंट होता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो गया। देखिए समझिए इस चीज को, ये पॉइंट जहां पे मुझे फोर्स अप्लाई करना था, मतलब फोर्स का एप्लीकेशन यहां पर होना है, या तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना। यानी मुझे इस कंडीशन में मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेरे पास था। मान लीजिए अब मैं दूसरा कंडीशन लेती हूँ, ये तो फोर्स वाली बात हुई, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट को आपको समझाती हूँ कि क्या कहने का मतलब है मेरा। एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक मुझे जाना है, मतलब मुझे यहां से स्टार्ट करना है, मुझे पता है। यानी ये जो मेरा वेक्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है। तो ये वेक्टर कैसा वेक्टर हुआ, पोलर वेक्टर। बात समझ में आई। तो चाहे आपको वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो या फिर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, दोनों ही केस में हम बोलेंगे कि हमारा वेक्टर कैसा वेक्टर है, पोलर वेक्टर। हर वो वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास हो या हमें पता हो, या फिर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में हमें पता हो, या फिर हमारे पास वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का बहुत सीधा सा मतलब मैं आपको समझाती हूँ। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर।
यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, उसके रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या ये वेक्टर काम में आता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल की जो कैप है उस कैप को आप रोटेट करिए, एक बार बंद करिए और एक बार खोलिए, आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? देखिए क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा, यही ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जब आप बॉटल की कैप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो वो बॉटल की कैप नीचे की तरफ जा रही है ना। यानी कि बंद जब आप कर रहे हैं, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो वो बॉटल की कैप नीचे की डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो वो डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। और वो डायरेक्शन किसकी वजह से है? इस एक्सियल वेक्टर की वजह से। मतलब वो एक्सियल वेक्टर ही आपको बता रहा है कि आपका कैप कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो कैप है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब आपका जो कैप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बात समझ में आई? इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है? द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां पे एक्ट करता है? जो एक्सिस होता है रोटेशन का उसके अलोंग, इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये आपको लगेगा कि अब ये क्या नई चीज आ गई है? ये कोई नई चीज नहीं है। ये अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वाटर बॉटल के कैप का, वो वाटर बॉटल का कैप जो घूम रहा है ना, वो जो रोटेट कर रहा है, वो इसी रूल के तहत कर रहा है। समझने के लिए आप उसको समझ सकते हैं कैसे? जैसे राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा है ना 10th में, वैसे ही है राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब देखिए मेरी फिंगर्स किस तरफ कर्ल हुई हुई हैं, कौन से डायरेक्शन में हुई हुई हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुई हुई है तो मेरा थंब किधर है? ऊपर की तरफ। यानी कि अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेट कर रही है, तो उसका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। और यही चीज अभी मैंने आपको बताई, और आप चाहे करके भी देख सकते हैं। वाटर बॉटल की कैप जो है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपकी वाटर बॉटल की कैप ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो ये वाटर बॉटल की कैप कौन से रूल पे काम कर रही है? राइट हैंड स्क्रू रूल पे काम कर रही है। इसी तरह अगर मैं ऐसा कर दूं, अब मेरी फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही हैं? देखिए कौन से डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं? ये देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेरा थंब किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फिंगर्स कर्ल होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर कोई चीज रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी जो मूवमेंट होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और यही डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सियल वेक्टर। यानी कि मैं कह सकती हूं, मैं यहाँ पे दिखाती हूं आपको, जैसे ये ऑब्जेक्ट का रोटेशन मैं दिखाना चाह रही हूं, और ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेशन सपोज कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? ऊपर या नीचे? ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। और यही होगा हमारा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ। और यही मेरा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यानी कि इन शॉर्ट हमें एक बात समझ में आई कि अगर मेरे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी ऊपर की तरफ कोई चीज आ रही है, इसका मतलब उसका रोटेशन कहां होगा? कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करेगा, वो रोटेट करेगा। और जब कोई चीज नीचे की तरफ मूव करेगी, तो इसका मतलब उसका रोटेशनल इफेक्ट कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो वो कैसे पता लगा हमें? एक्सियल वेक्टर से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। थर्ड वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। को इनिशियल नाम से ही पता लग रहा है ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं और वो सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। सिंपल सा है एकदम, लिख दिया है मैंने। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए एक वेक्टर है ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये। इतने सारे वेक्टर्स बना दिए मैंने। अब ये सारे वेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ। ओ या कोई भी पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से सारे वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब वो सारे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उन वेक्टर्स को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा टाइप कि को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। फोर्थ टाइप है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, वो सारे वेक्टर्स कहलाते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, लिख दिया है मैंने। द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। देखिए सबका एक ही पॉइंट पे एंड हो रहा है, मतलब ये एक वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था लेकिन एंडिंग पॉइंट ये है। इसी तरह से ये भी एक वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था लेकिन एंडिंग पॉइंट ये है। सिमिलरली ये वाला एक वेक्टर है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, सेम पॉइंट पे एंड कर रहे हों, मिल रहे हों, है ना, उनको हम कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। अभी हमने कुछ देर पहले को इनिशियल वेक्टर्स देखे थे, वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम था, मतलब उनकी टेल जो है वो आपस में मिल रही थी, और यहाँ को टर्मिनस वेक्टर में उनके हेड मिल रहे हैं आपस में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। फिफ्थ टाइप है को प्लानर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें, मतलब उन वेक्टर्स को हम को प्लानर वेक्टर्स कहते हैं जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब क्या? एरोप्लेन? नहीं भाई, प्लेन का मतलब है जैसे ये एक शीट है और इस शीट को हम बोल सकते हैं कि ये एक 2D प्लेन है। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो डायमेंशंस हैं, एक आपका एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है ना। तो ये एक प्लेन हो गया। तो वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ये एक्ट करते हैं, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं को प्लानर वेक्टर। भले ही उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को कहते हैं को प्लानर वेक्टर्स। ठीक है, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लानर वेक्टर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक 3D प्लेन है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है और जेड भी है। अब यहाँ पे आपके पास देखने को आपको मिल रहे होंगे कि तीन प्लेन्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स जेड प्लेन है, और क्या है, एक वाई जेड प्लेन है। दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे तीन प्लेन्स हैं हमारे पास। अब अगर मैं को प्लानर वेक्टर्स की बात करना चाहती हूँ तो मुझे किसी भी एक प्लेन के वेक्टर्स को देखना है। मान लीजिए मैं एक्स वाई प्लेन को देख रही हूँ,
एक्स वाई प्लेन में मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स है अलग अलग डायरेक्शन में। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। तो ये तीनों वेक्टर्स भले ही अलग अलग डायरेक्शन में है लेकिन है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में है। तो इन तीनों वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए कि एक और प्लेन है मेरे पास, ये वाईजेड प्लेन। इस वाईजेड प्लेन में एक वेक्टर है वेक्टर डी, एक वेक्टर है वेक्टर ई। डी और ई तो आपस में कोप्लानर वेक्टर्स होंगे क्योंकि वाईजेड प्लेन में लाई कर रहे हैं ये दोनों। लेकिन अगर मैं इन पांचों वेक्टर्स की बात करूं कि ये पांचों वेक्टर्स क्या कोप्लानर वेक्टर्स हैं? नो, क्योंकि ये तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मैं इन पांचों को तो कोप्लानर नहीं कह सकती। हाँ, इन तीनों को कोप्लानर कह सकती हूँ और इन दोनों को कोप्लानर कह सकती हूँ। मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। सिक्स्थ टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हों। मतलब वो सारे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे जो भी वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों। कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, या उनका डायरेक्शन सेम है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बस उनका पैरेलल होना जरूरी है। या मैं ये कह सकती हूँ कि कोई एक गिवन लाइन है और उस लाइन के पैरेलल हैं वो सारे वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हमें गिवन है, तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। यानी कि इन एंड ऑल हमें क्या समझ में आना चाहिए कि उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे जो भी वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of their magnitude and direction। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, सपोज लाइन एल है। ठीक है, अब एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया वेक्टर ए, एक वेक्टर बनाया वेक्टर बी, एक वेक्टर बनाया वेक्टर सी। अब देखिए ये तीनों ही वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। इसका मैग्नीट्यूड कुछ और, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और। मतलब ये तीनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, लेकिन इससे हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो क्या देखना है बस कि जो हमारी लाइन है उसके पैरेलल होने चाहिए, या फिर अगर वो लाइन नहीं भी है हमारे पास तो आपस में ये तीनों पैरेलल होने चाहिए। तो इन तीनों वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। सिंपल, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो कोलिनियर वेक्टर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि वो तीनों वेक्टर्स या जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब आपस में पैरेलल होने चाहिए, तभी वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो जितने वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेवेंथ टाइप है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स, नाम से भी पता लग रहा है कि वो वेक्टर्स जो पूरी तरह से इक्वल हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो सारे वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि इक्वल वेक्टर्स का हमें सिर्फ देखना है कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसके अलावा हमें और किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कोई फर्क पड़ता कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कहाँ पर है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दैट्स इट। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। कहां से शुरू हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये वेक्टर ए और एक वेक्टर है ये वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, सेम लेंथ के हैं और सेम डायरेक्शन में। ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए इनका पोजीशन, इनिशियल पॉइंट यहां पर था इसका, और इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर है।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहां पर है ये, बस हमें क्या देखना है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी इनका लेंथ बराबर होना चाहिए और इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये भी इधर ही जा रहे हैं, ये भी इधर ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात और पता होनी चाहिए, और वो क्या, वेक्टर्स का अगर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया जाए, वेक्टर्स को अगर हम पैरेलली डिस्प्लेस कर दें, एक जगह से उठाकर बस दूसरी जगह कर दें, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई असर नहीं आता। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एक ये है वेक्टर बी। अब देख रहे होंगे आप कि दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने बराबर बनाया है और दोनों को सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको उठाकर ना यहां पर ले आऊंगी, बी की मैंने एक कॉपी बना दी, ये बी जो है इसी की एक कॉपी बनाकर इसको यहां पर किया, मतलब इसको मैंने पैरेलली डिस्प्लेस किया है। बात समझ में आ रही है मेरी, इसको उठाया है और इस वेक्टर के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका ऐसा डायरेक्शन नहीं बदला है, इसको किधर भी नहीं किया है, इसको जस्ट उठाया, चाहे मैं ऊपर उठाकर ले जाऊं, चाहे उठाकर नीचे ले आऊं, इधर खसका दूं, इधर ले आऊं, इधर ले आऊं, कहीं पे भी ले जाऊं, बस पैरेलल होना चाहिए इस वेक्टर के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट में। तो जब भी किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस किया जाता है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन नहीं बदलता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूं, parallel displacement of a vector does not change its magnitude and direction। किसी वेक्टर के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं बदलता। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब, या फिर ये बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी कह सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब किसी एक वेक्टर का नेगेटिव। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब है कि किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मगर उसका डायरेक्शन पलट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का नेगेटिव चाहिए मुझे, ठीक है, यानी कि माइनस लगा दिया मैंने इसके बाहर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा मगर डायरेक्शन पलट जाएगी, मतलब इसकी जो भी डायरेक्शन होगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ये वाला वेक्टर। जैसे कि ये है वेक्टर ए, और अगर नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर मुझे चाहिए तो सेम मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो मैं कह सकती हूं कि नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारी फिक्स्ड वेक्टर्स की। फिक्स्ड वेक्टर्स मतलब नाम से पता लग रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जो फिक्स्ड हो। फिक्स्ड कहां से होते हैं भाई, शुरू जहां से हो, यानी कि उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है, लिख देती हूं मैं। The vectors whose initial point is fixed are called fixed vectors। मतलब उनका जो इनिशियल पॉइंट है भाई वो फिक्स्ड होगा, वो नहीं बदलने वाला, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, भले ही उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, घट जाएगी या डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन उसका जो शुरुआती पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा ना, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे फिक्स्ड वेक्टर। तो कहीं पे भी ऐसे वेक्टर्स नजर आ जाए तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, ये फिक्स्ड वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से बिल्कुल चिपके हुए हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट टाइप है फ्री वेक्टर्स की। फ्री वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। अभी हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, यानी उनका इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होगा। लेकिन ये फ्री वेक्टर्स कैसे होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, कहीं से भी रैंडमली।
अब तक इनफैक्ट हमने जितने वेक्टर्स देखे उसमें से ज्यादातर वेक्टर्स हमने फ्री वेक्टर्स ही पढ़े, मतलब वो कहीं से भी शुरू हो जा रहे हैं, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि हाँ यहीं से ही शुरू होंगे। ठीक है, इनको हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स भी कहते हैं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। The vectors whose initial point is not fixed are called free vectors। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। 11th टाइप है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताए, उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। यानी कि मैं समझाती हूं आपको क्या मतलब है मेरे कहने का। मान लीजिए मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हम जानते हैं कि हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, मान लेते कहीं पे भी एक पॉइंट है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में मुझे बात करनी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करूंगी। मतलब कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा, यानी कि मेरा एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में मैं उसके पोजीशन को बताऊंगी, है ना। हमने ये पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी कि कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात जब करते हैं तो हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट से करते हैं कि इस पॉइंट से इतना दूर, इस पॉइंट से इतना दूर, है ना। तो यहाँ पे हमारे कार्टेशियन प्लेन में हमने ओरिजिन को हमारा रेफरेंस पॉइंट माना है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से इतनी दूरी पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो एक ऐसा वेक्टर जो इस ऑब्जेक्ट के दूरी को बताए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी यानी कितने डिस्टेंस पे है, और इसके डायरेक्शन को भी बताए कि किधर है, ओरिजिन से किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो ऐसा वेक्टर जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताए, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हुआ, मेरा पोजीशन वेक्टर हुआ, जिसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से ओरिजिन की दूरी यानी डिस्टेंस को भी बताया, और ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है, तो उस डायरेक्शन को भी बता रहा है कि किस तरफ है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। पोजीशन वेक्टर लिख देती हूं मैं इस बात को। A vector which gives the position of an object with reference to the origin of a coordinate system। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, या मैं कार्टेशियन प्लेन कह सकती हूँ कि इसमें ओरिजिन मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने वाला वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है, तो ओपी क्या है, एक वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर हमें क्या दे रहा है, ये पोजीशन वेक्टर हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। डिस्टेंस गिव्स द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो बता रहा है, और क्या बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पी यानी कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ पी की जगह मैं लिखती हूं ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का क्या डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर मुझे बता रहा है। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर से हमें क्या समझ में आया, पोजीशन वेक्टर से हमें पी पॉइंट के डिस्टेंस के बारे में पता लगा कि ये पी पॉइंट ओरिजिन से कितना दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन के बारे में पता लगा कि ये किस डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है ना। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब नाम से पता लग रहा है वैसे तो कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट पहले यहां था बाद में यहां आ गया,
मतलब अपने उसने पोजीशन चेंज कर ली, तो उस पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसके बारे में हमें बताएगा ये वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें बताता है। और यहाँ पे मैंने वेक्टर क्यों लिखा है, वैसे तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन मैटर करता है, और यहां पर भी जाहिर सी बात है हम यही देखेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ और कितना हुआ। तो उस वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमें ये पता लगेगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया, यानी कितना उसने जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितना दूर वो गया, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में गया, दोनों ही के बारे में हमें पता लगेगा इस वेक्टर से। ठीक है, it is the vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval, है ना। तो इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये मेरा ओरिजिन हो गया। मान लेते हैं कि पहले मेरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, ठीक है, बाद में वो ट्रैवल करके कहीं पे भी आ गया, मान लीजिए यहां पर आ गया, ठीक है। तो पहले पोजीशन ये थी यानी P, बाद में उसकी पोजीशन होगी P डैश, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। तो पहले वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक पोजीशन वेक्टर की जरूरत है, ठीक है, यानी OP वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर है जो मेरे इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल गई, यहां आ गया, तो फाइनल पोजीशन के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर मुझे चाहिए जो कि OP डैश है। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखिए मेरे ऑब्जेक्ट ने कहां से कहां डिस्प्लेस किया, यहां से यहां, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। तो यानी कि मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ में आया ना आपको। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट किधर से किधर डिस्प्लेस कर रहा है, देखिए यहां से इस तरफ, तो डायरेक्शन का समझ में आया। मतलब इस एक वेक्टर से हमें समझ में आया कि हमारे ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है, किस डायरेक्शन में मूव किया है, फाइनली इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये जो है इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसने कितना डिस्प्लेस किया, इतना सा डिस्प्लेस किया है, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, इधर 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 इधर, किधर, इधर, इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगता है कि कितना डिस्प्लेस किया उसने और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, वो भी पता लग जाता है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि P डैश वेक्टर जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप मुझे फटाफट जवाब दे सकते हैं कि OP वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और OP डैश वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर है ना। अच्छा, नॉर्मली वैसे हम पोजीशन वेक्टर को ना R वेक्टर से, स्मॉल r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली करने को हम किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में भी R वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो ये मेरा R वेक्टर हो गया इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन के लिए हम ले सकते हैं R डैश। ठीक है, तो OP वेक्टर या फिर R वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और R डैश मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। आई होप कि ये जो टाइप है क्लियर हो गया होगा आपको। अगली टाइप है जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में क्या कहें। डायरेक्शन के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ जीरो वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है और डायरेक्शन भी अनस्पेसिफाइड, मतलब हम डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि डायरेक्शन किधर होगा, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है,
यानी a vector that has zero magnitude and an unspecified direction, zero magnitude and unspecified direction is called a zero vector. समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखी हूं मैं। मान लीजिए कि एक ये कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास, ठीक है। अब एक मेरा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, यहां ओरिजिन पे, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अब आप जरा सोचिए, इस ऑब्जेक्ट को हमने अभी इससे पहले जो पोजीशन वेक्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, हम वो देखते हैं। वही हमारा मैग्नीट्यूड होता है उस ऑब्जेक्ट का, कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है हमारे ओरिजिन से। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे ही है, तो ओरिजिन पे ही है अगर मेरा ऑब्जेक्ट, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा? नहीं, इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा क्योंकि वो खुद ही ओरिजिन पे है। हम उसको हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया था, मतलब हम जिस पॉइंट से मेजर कर रहे थे हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, वो ऑब्जेक्ट खुद ही उस ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, ओरिजिन पे ही है। तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से खुद, उसका डिस्टेंस कितना होगा? वो खुद ओरिजिन पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर खुद ओरिजिन पे है तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? जीरो। मैग्नीट्यूड तो समझ में आया कि जीरो है। अब डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे कि ये किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? आप बोलेंगे पता नहीं भाई, इसके डायरेक्शन तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये थोड़ा आगे बढ़े तो हम उसको कुछ कहें भी। अगर ये यहाँ के बजाय यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, या किधर भी होता, तब तो हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते ना, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ है ये। लेकिन ये खुद ओरिजिन पे ही है, तो मैग्नीट्यूड तो इसने बेचारे ने जीरो कर ही लिया अपना, लेकिन डायरेक्शन भी के बारे में भी एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें पता ही नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, कुछ कह नहीं सकते कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम नहीं बोल सकते श्योरिटी के साथ कि इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ होगी या फिर वाई एक्सिस की तरफ होगी या फिर इन बिटवीन कहीं पर होगी, हम नहीं कह सकते, अनस्पेसिफाइड है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और डायरेक्शन भी अनस्पेसिफाइड हो। तो इसके एग्जाम्पल में हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल lying at the origin, ओरिजिन पे लाई करने वाला पार्टिकल, उसके पोजीशन वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि वो एक जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है, इज अ जीरो वेक्टर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब लास्ट टाइप जो बची है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक वेक्टर ए, इस वेक्टर ए के बारे में जैसे ही मैंने लिखा, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर है तो इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एक डायरेक्शन भी होगा, है ना, मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, या फिर हम डायरेक्ट खाली ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसे वेक्टर की हमें जरूरत पड़ी जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर मुझे वेक्टर ए के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं कहूंगी यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर करता क्या है भाई, एक ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये जो लिखा है ऐसे करके मैंने बना दिया है, इसको क्या हम पढ़ते हैं, रीड एज ए कैप, ए कैप पढ़ेंगे इसको, या फिर बोलेंगे ए हैट,
या फिर बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, मतलब इसमें से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, दिस और दिस और दिस, ए कैप, ए हैट, या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और ये किस काम में आता है? ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अब ये खुद अगर वेक्टर है, ठीक है, हमने मान लिया कि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वही वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया यूनिट वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताए और उसका खुद का मैग्नीट्यूड जो हो वो कितना हो? 1। यानी कि अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर या ऑफ गिवन वेक्टर is a vector of unit magnitude and drawn in the direction of a given vector। बहुत आराम से समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं समझ में आएगा ना तो फिर दिक्कत होगी, आगे प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत आराम से समझिए, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और जितने भी वेक्टर्स हमारे पास हैं उन सबका एक यूनिट वेक्टर हो सकता है। जैसे मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूं आपको। मान लीजिए कि ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। x एक्सिस भी एक तरह से देखा जाए तो एक वेक्टर ही है, मतलब जो डायरेक्शन एक है। मान लीजिए ये मेरा एक x वेक्टर x है, ठीक है। इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक वेक्टर की जरूरत पड़ी और उसको नाम दिया गया आई कैप, ठीक है। आई कैप का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो x के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इन जनरल आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि आई कैप क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है जो x एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक होता है जे कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो y एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिमिलरली ये देखिए, दिख रहा है, ये है z एक्सिस। इसी तरह से एक होता है के कैप। के कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये i j k ही क्यों लिया? a b c क्यों नहीं लिया? p q r क्यों नहीं लिया? u v x क्यों नहीं लिया? अरे एक अजम्पशन है, ऐसा माना गया है, अज्यूम कर लिया गया है कि i नाम दे दिया, j नाम दे दिया और k नाम दे दिया, ठीक है। देने को कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में, मतलब ज्यादातर जगह पर आपको यही मिलेगा और इनफैक्ट यही ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग भी यही पढ़ रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब ऐसे वेक्टर्स या ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं लिख भी देती हूं यहां पर कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर which is used to represent the direction of x axis, ठीक है। इसी तरह से जे कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इसी तरह के कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। इसी तरह इन जनरल मैं बात कर सकती हूँ किसी भी वेक्टर की, कोई भी एक वेक्टर, वेक्टर ए, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ए कैप। अगर मेरे पास वेक्टर बी होता तो वेक्टर बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते बी कैप। समझ में आई बात? अच्छा, ये समझ में आ गया है तो एक और चीज आप
आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वेक्टर ए है और हम जानते हैं कि वेक्टर ए को लिखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। तो मैं वेक्टर ए को लिख सकती हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग गया, और साथ ही साथ अब इसके डायरेक्शन को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए कैप, यानी कि ए कैप से मुझे वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में पता लग रहा है। क्लियर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इस वाले मैग्नीट्यूड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इससे हमें डायरेक्शन मिलेगी। यानी हम बोल सकते हैं कि दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है ये, और ये क्या दे रहा है, दिस गिव्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन को दे रहा है सिर्फ ये, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें इससे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ए के डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कहीं किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूं ना, एक सेकेंड, अगर मैं ए कैप की बात करूं तो मैं इसको लिख सकती हूं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, आने वाले टाइम में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जितने भी हमने 14 टाइप्स डिस्कस किए। एक बार फिर से चाहें तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें और फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कि कौन कौन से वेक्टर्स थे और किसमें हमें क्या क्या जानने को मिला। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं हम वेक्टर का एडिशन और किस तरह से करते हैं, ये तीनों ही सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी, इसलिए वेक्टर एडिशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। गुड बाय।